दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम कर रहे हैं मिरेकल सीरीज के 8वें दिन की शुरुआत। क्या है मिरेकल सीरीज? जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो के थ्रू मेरे से जुड़ रहा है वो जानना चाहेगा कि यार बड़ा अजीब सा नाम रखा हुआ है। तो मिरेकल सीरीज में हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं मात्र 60 दिनों के अंदर। 60 डेज के अंदर मैं आपको भगाने वाला नहीं हूं, ना ही मैं आपको टॉपिक्स स्किप करवाने वाला हूं। मैं सिंपली आपको ये बताने वाला हूं कि जो 12वीं की फिजिक्स का सिलेबस है वो केवल और केवल 60 दिन की डेडिकेटेड मेहनत डिजर्व करता है। उससे ज़्यादा अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए। हाँ, 60 दिन के अंदर हम 12th की फिजिक्स के ऊपर कुंडली मार के बैठ सकते हैं आराम से। ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है। तो हम वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं और हमने इंटरफेरेंस के बारे में, हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी। और आज के वीडियो के अंदर हम डिफ्रैक्शन के बारे में और पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। आज हमारे इस चैप्टर का समापन समारोह हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा टारगेट क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये, इसका नाम मिरेकल सीरीज क्यों रखा गया है? क्योंकि आपका जो फिजिक्स का फियर है ना वो मुझे दूर करना है। जो भी समस्याएं फिजिक्स के प्रति आपको फील करनी पड़ती है उन सबकी जड़ में है आपका डर, फिजिक्स के प्रति आपका डर, जो कि बहुत सारे कारणों से पैदा हो गया है। तो मात्र 60 दिन अगर आप मेरे साथ मेहनत कर लोगे तो आपको फिजिक्स से कम जिंदगी भर डर नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद में मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे सबसे पहला मिरेकल ही होगा कि आप जिस भी रेस्पेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको फोड़ दोगे अच्छे से, ठीक है ना। जैसे आप बोर्ड्स को भी फोड़ दोगे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट फोड़ दोगे, अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेई फोड़ सकते हो। तो इस सीरीज को आपको किस तरीके से यूज करना है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मेरा काम है अगले 60 दिनों के अंदर आपके फिजिक्स के डर को पूरी तरीके से खत्म करना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, ठीक है ना। तो अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहला सवाल जिसका जवाब तुम चाहोगे मेरे से जानना कि सर डिफ्रैक्शन आखिर में होता क्या है। तो डिफ्रैक्शन जो है ना वो वेव्स का एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। हमने कौन कौन सी वेव्स पढ़ी हुई है आज तक? हमने साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना। हमने साउंड वेव्स की ही एक कैटेगरी होती है जिसको अपन अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, है ना। यूएसजी करवाने चाहते हो आप अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने चाहते हो, अगर आपके कभी किडनी स्टोन वगैरह हुआ होगा तो उसके अंदर अल्ट्रासाउंड यूज होता है। और ऑब्वियसली लाइट के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो डिफ्रैक्शन बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। कॉमन है, एक बार चेक करते हैं डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट क्या क्या करती हुई नजर आएगी हमें, ठीक है ना। तो हमें बेंडिंग ऑफ लाइट नजर आएगी एट द कॉर्नर्स ऑफ अ शार्प ऑब्जेक्ट। आज तक हमें केवल और केवल ऐसा फील होता है कि लाइट केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, लेकिन डिफ्रैक्शन की वजह से जो शार्प ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इसकी जो निब है वो एक शार्प ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, शार्प कॉर्नर माना जा सकता है। तो इस शार्प कॉर्नर के ऊपर लाइट जब आएगी तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल नहीं करेगी, वो यहां से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे किनारों से फिसल के वो निकल रही है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये किसकी वजह से हो रही है? डिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है। ढंग से समझेंगे अपन इसको कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। या फिर क्या होगा, जब लाइट को आप पास करवाओगे थ्रू ए स्मॉल स्लिट या स्मॉल ओपनिंग या फिर किसी स्मॉल ऑब्स्टिकल से आप इसको गुजरवाओगे, ठीक है ना, तो इट स्प्रेड्स एंड रीचेस एट द रीजन ऑफ शैडो। जैसे मान लो सपोज करो आपने ऐसा छोटा सा छेद कर रखा है और आप यहां से लाइट जला रहे हो तो, और आगे आपने एक स्क्रीन रखी हुई है, तो जो ये लाइट है वो केवल और केवल स्क्रीन के ऊपर उन हिस्सों तक पहुंचनी चाहिए जहां तक वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई पहुंच सकती है। बाकी सारे हिस्सों के अंदर क्या बनती है? शैडो बनती है। भाई शैडो का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ लाइट। लेकिन हम देखेंगे कि अगर हमारे इस ओपनिंग की या फिर किसी ऑब्स्टिकल की अगर हम बात करें तो उसकी साइज अगर बहुत छोटी हो, लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, तो फिर हमें लाइट उन हिस्सों तक भी पहुंचती हुई नजर आएगी जहां पर एक्चुअल में उसकी शैडो होनी चाहिए थी। फ्रिंज पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आएगा। भाई जहां पे लाइट पहुंचनी चाहिए थी वहां तो पहुंचती हुई नजर आएगी ही आएगी। उसके अलावा हमें उन हिस्सों में भी लाइट पहुंचते हुए नजर आएगी जहां पर उसकी शैडो होनी चाहिए थी। हमें ऐसा लगेगा कि यार लाइट जो है वो बेंड हो रही है।
वो मुड़ रही है, वो ऐसे हिस्सों में पहुंच रही है जहां पर उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। ये भी किसकी वजह से होगा? डिफ्रैक्शन की वजह से होगा। हमारी आंखों की और जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, भले टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो, सबकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो फाइनाइट होती है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है? दो ऑब्जेक्ट, उनको अलग अलग दिखाने की क्षमता जो है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, वो क्या कहलाती है? उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। जैसे अगर मेरे सामने 10 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर अगर दो स्टूडेंट खड़े हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो मुझे वो दो स्टूडेंट ही नजर आएंगे, अलग अलग, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। लेकिन जब आप इन दोनों स्टूडेंट्स को मेरे से बहुत दूर ले जाओगे, बहुत दूर, तो फिर मुझे वो दो अलग अलग इंसान नजर नहीं आएंगे। मुझे ऐसा नजर आएगा कि कोई हल्का सा डॉट है, अब उस डॉट के अंदर दो इंसान समाये हुए हैं, ये मेरी आंखें रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। हम तारों को देखते हैं ना, तो हमें जो सिंगल तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, कई बार वो बेसिकली ट्विन स्टार्स होते हैं, मतलब दो तारे होते हैं, बट हमें इतनी दूर से जब हम देखते हैं तो वो केवल और केवल सिंगल स्टार नजर आता है, क्योंकि हमारी आंखों की जो रिजॉल्व करने की क्षमता है वो क्या है? लिमिटेड है। आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, आज से बहुत बहुत साल पहले हमारे वेदों पुराणों के अंदर एक तारे का वर्णन मिलता है जिसको अरुंधति वशिष्ठ नाम दिया गया है हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर। सोचो, एक सिंगल स्टार का नाम रखा गया है अरुंधति वशिष्ठ। अब अरुंधति और वशिष्ठ जो है वो हमारे सेजेस हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनमें से एक, सप्तर्षि जो है उनमें से एक ऋषि है। कौन? वशिष्ठ। और अरुंधति उनकी वाइफ है। तो सबसे पहली विडंबना तो ये है कि आपने एक सिंगल स्टार का नाम अरुंधति नहीं रखा, वशिष्ठ नहीं रखा, रमेश नहीं रखा, सुरेश नहीं रखा, आपने क्या रखा? अरुंधति वशिष्ठ रखा। और नाम भी किसकी फॉर्म में रखा? पेयर की फॉर्म में रखा, जैसे कि वो पति पत्नी की तरह बिहेव करते हो। और ये बहुत सालों पहले रखा है। और आज जब हमारे पास में टेलीस्कोप आ गए पावरफुल, और हम उस टेलीस्कोप से उस स्टार को देख सकते हैं, तब हमने देखा कि यार हमें यहां से जो वो सिंगल स्टार नजर आता है ना, जिसको हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अरुंधति वशिष्ठ नाम दिया है, वो बेसिकली दो स्टार्स का पेयर है। तो आप चौंक जाओगे यार कि कितना लेवल ऑफ इनसाइट रहा होगा हमारे पूर्वजों के पास कि उन्होंने इस तरीके की बातें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के पता लगा ली। ठीक है ना? उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है कि नॉर्मली जो ट्विन स्टार्स होते हैं ना, उसमें एक स्टार स्टेशनरी रहता है और दूसरा उसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फर्स्ट स्टार। जबकि हमारा ये वाला जो पेयर ऑफ स्टार है, ये थोड़ा सा यूनिक है। बहुत कम पेयर ऑफ स्टार से जो इस तरीके का बिहेव करते हैं। उसमें एक स्टार आगे चलता है और दूसरा स्टार जो है उसके पीछे पीछे चलता है, जैसे दो पति पत्नी जो है वो आपस में अग्नि के चारों तरफ क्या ले रहे हो? 7 फेरे ले रहे हो। खैर, मैं बहुत ही अलग डायरेक्शन में चला गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी आंखों की, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी लिमिटेशन है। हमें जो चीज़ें बहुत दूर हैं वो कई बार एक नज़र आती है, लेकिन असल में आप जब उनको रिजॉल्व करके देखोगे, थोड़ा जूम आउट करके देखोगे, तो फिर हमें वो कैसे नजर आएगी? दो, या मतलब एक्चुअल में जितनी भी चीज़ें होंगी वो नजर आएगी। टीवी को देख लो ना, टीवी की स्क्रीन को जब आप बहुत ज़्यादा पास में जाके देखते हो तब आपको पिक्सल्स नजर आने लगते हैं। आपकी आंखें तब जाके रिजॉल्व कर पाती है कि यार ये अलग अलग पिक्सल्स हैं। तो हमारे आंखों की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो फाइनाइट रिजॉल्विंग पावर है वो भी किसकी वजह से है? डिफ्रैक्शन की वजह से। डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड होगी, उन हिस्सों में पहुंच जाएगी जहां पर उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। तो इस ऑब्जेक्ट की लाइट को मेरी इस आंख के अंदर पहुंचना चाहिए था, वो यहाँ पर भी पहुंच जाएगी। इस ऑब्जेक्ट की लाइट को मेरी इस आंख के अंदर पहुंचना चाहिए था, वो यहाँ पर भी पहुंच जाएगी। मतलब जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो दोनों की जो इमेज बन रही है वो आपस में क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगी, और हमें एक सिंगल इमेज नजर आएगी। हमें वो दोनों अलग अलग रिजॉल्व होते हुए नजर नहीं आएंगे ड्यू टू दिस डिफ्रैक्शन। तो अब ये सारे के सारे जो फिनोमिना हैं ये किसकी वजह से होते हैं? ये सारे के सारे फिनोमिना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। और ये केवल और केवल तब एक्सप्लेन किया जा सकता है जब हम लाइट को क्या माने? एक वेव कंसिडर करें। तो यहां से हमारे हाइगेंस जो भाई साहब थे उनको और ज़्यादा श्रद्धांजलि मिलती है। हम वाकई लाइट को एज अ वेव मान सकते हैं क्योंकि लाइट डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि सर आप जितनी भी बातें बोल रहे हो ना, वो हमने इतनी ज़्यादा कॉमनली ऑब्जर्व नहीं करी। हमें तो कॉमनली लाइट स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रेवल करती हुई नजर आती है। हमें तो लाइट कभी भी शेडोज वाले रीजन के अंदर जाती हुई नजर नहीं आती।
है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो डिफ्रैक्शन है वो केवल और केवल तब सिग्निफिकेंट होता है जब उस वेव की जो वेवलेंथ है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ऑब्स्टिकल एंड ओपनिंग्स थ्रू विच इट इज पासिंग। जिस ऑब्स्टिकल जो कि इसको रोकने का काम कर रहा है, शैडो बनाने का काम कर रहा है, या जिस ओपनिंग जो कि इसको पास होने दे रहा है और अदर बाकी सारी जगहों पर शैडो बनाने का काम कर रहा है, उसकी साइज अगर लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर की हो तब जाके आपका डिफ्रैक्शन जो है वो एक सिग्निफिकेंट, एक डिटरमाइनिंग इफेक्ट बन जाता है। तब आपको डिफ्रैक्शन साफ साफ नजर आने लगता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट के साथ हमें इतना कॉमन डिफ्रैक्शन क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है। तो जो डे टू डे लाइफ के अंदर ऑब्जेक्ट हम डील करते हैं उनकी साइज जो है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से हमें लाइट के केस में डिफ्रैक्शन इतना कॉमनली ऑब्जर्व नहीं होता। साउंड के केस में होता है। भाई साउंड वेव तो बड़ी आसानी से मुड़ मुड़ा के कहीं पहुंच जाती है ना, तभी तो इस कमरे के अंदर अगर मैं बोल रहा हूं तो दूसरे कमरे के अंदर जो मेरे भाई बंधु बैठे हैं उनको आसानी से सुनाई दे जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि लाइट जो साउंड है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, और डे टू डे लाइफ के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स उसके सामने आ रहे हैं जैसे दरवाजे आगे, ये आगे, तो उनके थ्रू वो आसानी से डिफ्रैक्ट हो सकती है, मतलब बैंड हो सकती है और उन जगहों पर पहुंच सकती है जहां पर उसको नहीं पहुंचना चाहिए था, ठीक है ना, पहुंच जाती है। अल्ट्रासाउंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ काफ़ी कम हो जाती है नॉर्मल साउंड के कंपैरिजन में, तो वो बहुत कम मुड़ती है। इसलिए उनको इमेजिंग के अंदर यूज़ किया जा सकता है। मतलब जब आप उनको शरीर के ऊपर डालोगे तो वो लगभग स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेगी। हाँ, वो जो डेंसर पार्ट्स है अपनी बॉडी के उनसे टकरा के वापस से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी को तो अपन अल्ट्रा सोनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे, मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। तो अब हमें समझ में आ गया, 2 पॉइंट हमें समझ में आ गए। एक तो डिफ्रैक्शन का मतलब हमें समझ में आ गया, बेंडिंग ऑफ वेव एट द कॉर्नर्स या स्प्रेडिंग ऑफ वेव फ्रॉम एन ओपनिंग, दोनों में से कुछ भी समझ सकते हो आप, ठीक है ना। दूसरा हमें यह समझ में आ गया कि डिफ्रैक्शन तब सिग्निफिकेंट हो जाता है, होता तो हमेशा है बट सिग्निफिकेंट तब हो जाता है जब ओपनिंग या ऑब्स्टिकल की साइज जो है वो किस ऑर्डर की हो जाए, वेवलेंथ के ऑर्डर की हो जाए। बहुत अच्छी बात है, यहां तक की बातें हमें क्लियर हो गई। हम जिस डिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं वो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। सबसे पहली बार उन्होंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक लाइट का सोर्स होता है। अब यहां से लाइट रेज निकल रही है ना, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो सोर्स है, ये जो स्लिट हमने बनाई है, स्लिट का मतलब है एक कार्डबोर्ड है और उसके अंदर आपने स्लिट, छोटा सा रेक्टेंगुलर एक होल क्रिएट कर दिया, वो स्लिट कहलाती है, ठीक है ना। तो हमने जो ये स्लिट बनाई है यहां पर, है ना, हम चाहते हैं कि इस स्लिट से हमारा सोर्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाए। अब असली में तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अपन भेज नहीं सकते। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम इस सोर्स को हमारे इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रख सकते हैं। तो हमें पता है कि फोकस से आने वाली सारी लाइट्स जो हैं वो लेंस से गुजरने के बाद में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो स्लिट के ऊपर जो वेव फ्रंट अराइव होगा वो कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। और प्लेन वेव फ्रंट तब बना करता था, हमने कल की क्लास में पढ़ा है, जब हमारा सोर्स डिस्टेंट सोर्स हो। तो हमने एक जुगाड़ लगा लिया, हमने लेंस का यूज करके ये कंडीशन क्रिएट कर दी कि जैसे हमारा सोर्स कहां पर है, इनफाइनाइट पर है। सोर्स तो पास में ही है बट लेंस के फोकस पर रखने की वजह से जो स्लिट के ऊपर इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट हो गया, और हम चाहते थे कि प्लेन वेव फ्रंट आए, इसीलिए हम उसको इनफाइनाइट पर पहुंचाना चाहते थे, ठीक है ना। चलो, अब नॉर्मली हमारी लाइट स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर ट्रेवल करती तो उसको सीधे सीधे यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है इसी के अंदर जाना चाहिए था। बाकी सारे रीजन्स के अंदर क्या बननी चाहिए थी, शैडो बननी चाहिए थी, नीचे भी शैडो बननी चाहिए थी, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम इस स्लिट की साइज बहुत कम रखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि एक तो लाइट जो है ना थोड़े से ऊपर वाले पॉइंट तक, यहां तक और यहां तक पहुंच जाती है। तो हमें यहां पर बीच में लाइट ही लाइट नजर आती है, इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। और जिन हिस्सों में तुम शैडो की बात कर रहे थे वहां पे भी तुम्हें बीच बीच में लाइट्स नजर आएंगे। देखो ये पीक्स नजर आ रहे हैं,
ये बेसिकली तुम्हें लाइट नजर आ रही है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तुम्हें नजर आ रही है, फिर थोड़े से डार्क हो गया, फिर आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही है, फिर डार्क हो गया, फिर आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही है। तो आपको एक फ्रिंज पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। तो दोनों बातें हो गई, एक तो हमारी जो बीम ऑफ लाइट है वो अब स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल नहीं कर रही, वो अब थोड़ी सी क्या हो गई, बैंड हो गई, थोड़ी सी स्प्रेड हो गई। और दूसरा, वो इन हिस्सों में भी पहुंच गई जहां पर उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। जो शेडो वाले हिस्से हैं वहां पर भी वो पहुंच गई जहां पर उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। तो ये बेसिकली मैंने यहां पर ये जो जिगजैग सी शेप बनाई है ना, ये इंटेंसिटी पैटर्न है एट डिफरेंट प्लेसेस। मैं बस केवल और के लिए बताना चाह रहा हूं कि हमारे सेंट्रल पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर घटते 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 इस पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस यहाँ से लैम्डा डी अपॉन ए है, डी यहाँ पर स्क्रीन की डिस्टेंस है और ए यहाँ पर स्लिट की साइज है। तो इस पॉइंट पर मुझे डार्कनेस मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। फिर इससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो वापस से मुझे क्या मिलेगी, इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई मिलेगी। फिर इंटेंसिटी कम होते होते यहाँ पर डार्क हो जाएगी, फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर कम होते होते डार्क हो जाएगी। तो मैं बेसिकली इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर एग्जाम में आता है कि डिफ्रैक्शन का जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो ड्रॉ करो, तो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है और इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है हमने समेटी हुई है ना। अच्छा, हम ये चाहते थे कि हमारी स्लिट से हमारी जो स्क्रीन है वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चली जाए। अब उसको भी एक्चुअल में तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भेजोगे नहीं, तो आप क्या करोगे कि हमारी स्लिट के भी सामने क्या रख दोगे, एक कॉन्वेक्स लेंस रख दोगे और उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर आप किसको रख दोगे, स्क्रीन को रख दोगे। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस पर पैरेलल रेज आ रही है तो वो इस फोकस के ऊपर क्या बनाने लग जाएगी, अपनी इमेजेस बनाने लग जाएगी, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करने लग जाएगी। तो स्क्रीन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपने उसको लेंस के फोकस पर रखा है, तो स्क्रीन के रिस्पेक्ट में आपने बेसिकली स्लिट को कहां पर भेज दिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भेज दिया। तो ये जो जुगाड़ है ना, ये सबसे पहले फ्रॉनहोफर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लगाया था और उन्हीं के नाम पे इस अरेंजमेंट को फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो इसकी खासियत क्या होती है कि इसके अंदर सोर्स भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, जो उसकी इफेक्टिव डिस्टेंस होती है, और इसके अंदर जो स्क्रीन होती है उसकी भी डिस्टेंस स्लिट से कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ये डिफ्रैक्शन होगा, तो ये जो इंटेंसिटी पैटर्न हमें नजर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्यों लाइट जो है वो उन हिस्सों में भी पहुंच जा रही है जहां पर उसको नहीं पहुंचना चाहिए था, क्यों हमारी जो सेंट्रल फ्रिंज बन रही है उसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा हमें मिल रही है, जैसे लाइट बीम जो है वो स्प्रेड हो गई हो। तो इन सब का जवाब हमारे पास में ऑलरेडी रखा हुआ है। वाई? बिकॉज लाइट इज अ वेव। अब लाइट इज अ वेव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारी वेव इस स्लिट पर पहुंचेगी, है ना, तो इस स्लिट का हर पॉइंट अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये वाला पॉइंट भी सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा, तो यहां से भी लाइट की वेव फ्रंट जो है वो निकलने चालू होंगे। ये वाला पॉइंट भी सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा, तो यहाँ से भी वेव फ्रंट निकलने चालू होंगे। ये वाला पॉइंट भी सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा, तो यहाँ से भी वेव फ्रंट्स निकलने चालू होंगे। और इन सभी पॉइंट से जो वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं वो अल्टीमेटली जाके स्क्रीन के ऊपर क्या करेंगे, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएंगे, और फिर उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो हमें फ्रिंज पैटर्न की फॉर्म में दिखाई देगा। अब हमने इंटरफेरेंस के अंदर देखा था कि जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है तो वो ब्राइटनेस भी जनरेट कर सकती है। शर्त है कि उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, या पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 0 यानी कि n लैम्डा होना चाहिए। और दो वेव्स मिलके डार्कनेस भी प्रोड्यूस कर सकती है, बस शर्त ये है कि उन दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 पाई, 3 पाई, 5 पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, या फिर आप कह लो कि उन दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए, मतलब 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, इस तरीके से। ये हमने इंटरफेरेंस के अंदर पढ़ा हुआ है, यहां पर डिफ्रैक्शन के अंदर हम थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करेंगे इसको। तो हम क्या कहेंगे कि मान लो ये वाला पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट है, जहां पर हमें
फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल रही है, फर्स्ट मिनिमा जहां पर मिल रहा है। तो इस वाले पॉइंट पर हम ये बोलेंगे कि यहां से पहुंचने वाली लाइट और यहां से पहुंचने वाली लाइट, इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा है। अब आप बोलोगे सर ये तो आप उल्टा बोल रहे हो, अगर दो पॉइंट से पहुंचने वाली लाइट्स के बीच का फेज डिफरेंस लैम्डा होगा तो वो तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे से, वहां पे तो फिर मिनिमा नहीं मैक्सिमा प्रोड्यूस होना चाहिए। एग्रीड, बिल्कुल सही कह रहे हो। बट हम इसको थोड़े दूसरे नजरिए से देखते हैं। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट से पहुंचने वाली लाइट के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट जो जस्ट मिडिल के अंदर है, इनसे पहुंचने वाली वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो एक नजरिया देखने का ये भी हो गया कि इस वाले पॉइंट से जो लाइट पहुंच रही है और इस वाले पॉइंट से जो लाइट पहुंच रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, तो ये एक दूसरे से डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी, एक दूसरे को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, और मिनिमा प्रोड्यूस होगा, डार्कनेस प्रोड्यूस होगी। फिर इससे हल्का सा नीचे आ गए और इससे हल्का सा नीचे आ गए, अभी भी इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस उतनी ही रही जितनी पहले वाले दोनों पॉइंट्स के बीच में थी। तो अगेन आप कह सकते हो कि इस वाले पॉइंट से पहुंचने वाली लाइट और इस वाले पॉइंट से पहुंचने वाली लाइट, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, लैम्डा बाय 2 होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप कह सकते हो कि जो ऊपर वाले पोर्शन के हर पॉइंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे वाले पोर्शन का कोई ना कोई पॉइंट होगा जो कि आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, कैंसिल आउट कर रहा होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2 होगा। तो अब समझो इसको, जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, अगर उन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से पहुंचने वाली वेव, यानी कि इस वाले पॉइंट से पहुंचने वाली वेव और इस वाले पॉइंट से पहुंचने वाली वेव, इन दोनों का पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, n लैम्डा हो, है ना, हम इस पाथ डिफरेंस को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से कि हर पार्ट का उसके अगले वाले पार्ट से जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, और हर पार्ट अपने अगले वाले पार्ट से डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। और क्योंकि पेयर्स सारे के सारे बने हुए हैं तो हर पेयर अपने आप को खत्म कर देगा और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। वापस से समझो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ना, मान लो ये वाला पॉइंट है, यहां से पहुंचने वाली लाइट और यहां से पहुंचने वाली लाइट, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है ये कितना है, लैम्डा है। तो मैं क्या करता हूं, मेरी इस पूरी की पूरी स्लिट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। इसका कोई भी पॉइंट उठाओगे उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको यहां पर एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिनसे पहुंचने वाली लाइट का जो पाथ डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में जस्ट हाफ है। तो अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो एक्सट्रीम पॉइंट और मिडिल पॉइंट के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाय 2 होगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन से पहुंचने वाली लाइट का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ओवरऑल आपकी लाइट कितनी होगी, 0 होगी। अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होता तो क्या करते आप, तो फिर आप 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते। 2 लैम्डा को आप 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते और हर पार्ट का जो पाथ डिफरेंस होता वो कितना होता, लैम्डा बाय 2 होता। तो अगेन सारे के सारे पार्ट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। तो हमें पता पड़ गया कि हमारे मिनिमा बनने की कंडीशन जो है, हमारे मिनिमा बनने की जो कंडीशन है उसके लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। कौन सी वाली कंडीशन, मिनिमा वाली कंडीशन के लिए। और डेल्टा एक्स हमने इंटरफेरेंस के अंदर देखा था कितना हुआ करता था, a sin थीटा। भाई ये वाली डिस्टेंस अगर a है और ये वाला पाथ डिफरेंस हमारे हिसाब से n लैम्डा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो उस हिसाब से डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, a sin थीटा होना चाहिए। ये हमने कल वाले वीडियो के अंदर इंटरफेरेंस के अंदर भी पढ़ा था। तो अब हमें कंडीशन पता पड़ गई कि किसी भी एंगल थीटा पर
अगर आपको मिनिमा मिल रहा है तो वो केवल और केवल तब पॉसिबल है जब a साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, n लैम्डा के इक्वल हो जाए। यानी कि साइन थीटा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो, उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, n लैम्डा अपॉन a मिल जाए। तो सेंटर से हमें जो फर्स्ट मिनिमा मिलेगी, n की जगह 1 रख देंगे, तो वो कितने एंगल पर मिलेगी, लैम्डा बाय a एंगल पर मिलेगी। कितने एंगल पर मिलेगी, लैम्डा बाय a एंगल पर मिलेगी। अगर कोई हमसे ये हाइट पूछे तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है थीटा, ये किसके इक्वल है, हाइट डिवाइडेड बाय स्क्रीन की डिस्टेंस d। तो हाइट हो जाएगी d मल्टीप्लाइड बाय थीटा, यानी कि d मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा अपॉन a। तो ये वाली हाइट अगर कोई हमसे पूछे तो वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा d बाय a हो जाएगी। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें पता पड़ गया कि हमारा nth मिनिमा जो होगा, अगर एंगल की फॉर्म में पूछे तो किस एंगल पर बनेगा, n लैम्डा अपॉन a। और अगर हाइट की फॉर्म में पूछे तो किस हाइट पर बनेगा, n लैम्डा d अपॉन a, इस हाइट पर पहुंचेगा। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, फॉर्मूला लगभग सिमिलर है इंटरफेरेंस से, बस उल्टा है। वहां पर ये वाला जो फॉर्मूला था ये किसके लिए हुआ करता था, मैक्सिमा के लिए हुआ करता था। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मिनिमा के लिए हो गया, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। वहां पर हम स्लिट्स के बीच का गैप लेते थे d, और यहां पर हमने स्लिट की साइज ली है a। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला सेम है, एक तो कंडीशन चेंज हो गई और एक d और a चेंज हो गया, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। वहीं अगर अपन nth मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा कब बनेगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि सेंटर पॉइंट पर तो हर पॉइंट से जो वेव पहुंच रही है वो सेम पाथ को ट्रेवल करते हुए पहुंच रही है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। इसका मतलब सेंटर पे तो क्या बनना चाहिए, ब्राइट फ्रिंज बनना चाहिए। बट यहां पर ब्राइट फ्रिंज क्यों बन रहा है, इस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज क्यों बन रहा है, तो यहां पर यहां से पहुंचने वाली लाइट और यहां से पहुंचने वाली लाइट, इन दोनों पॉइंट से पहुंचने वाली लाइट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 3 लैम्डा बाय 2 है। यानी कि आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, ये वाला हिस्सा लैम्डा बाय 2, एक और हिस्सा लैम्डा बाय 2, और एक और हिस्सा लैम्डा बाय 2। ये दोनों तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे और ये अकेला बच जाएगा, ये यूं का यूं यहां पर पहुंचेगा, और इसी की वजह से हमें क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अब यहां पे आपको दो चीजें समझ में आ गई। पहली तो आपको ये समझ में आ गई कि डिफ्रैक्शन के केस में हमें ब्राइट फ्रिंज तब मिलती है जब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से पहुंचने वाली वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है। मतलब 3 लैम्डा बाय 2 हो गया, 5 लैम्डा बाय 2 हो गया, फिर उसको आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, 4 पार्ट्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 5th एज इट इज पहुंच जाएगा। तो ये एनालाइज करने का तरीका है, इसका एक्चुअल में जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो काफ़ी एडवांस्ड है, बट हम इसको थोड़ा इस लेवल पर समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर एंगल की टर्म्स में बात करें तो हमारा nth मैक्सिमा कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर हमारा साइन थीटा मतलब थीटा यानी कि एंगल कितना हो जाए, 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स लैम्डा बाय a हो जाए। जैसे n = 1 रखेंगे तो ये 3/2 लैम्डा बाय a हो गया, n = 2 रखेंगे तो 5/2 लैम्डा बाय a हो गया। और अगर हाइट की फॉर्म में बोलो तो इसको बस कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर देना, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर, जैसे हमने इंटरफेरेंस के अंदर भी करे थे। हमसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताओ सेंटर से 5th जो डार्क फ्रिंज होगी उसकी हाइट क्या है, ठीक है, या सेंटर से जो 3rd ब्राइट फ्रिंज होगी बताओ वो कितने एंगल पर होगी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और इस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो गया, सोर्स इनफाइनाइट पर, स्क्रीन इनफाइनाइट पर, असल में नहीं, जुगाड़ लगाया है, लेंसेज यूज करे हैं। यहाँ पर जो हमारी स्लिट है उसका हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहा है, हर पॉइंट से निकलने वाली वेव दूसरे हर पॉइंट से निकलने वाली वेव पर सुपर इम्पोज हो रही है। उसी को हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगा के स्टडी किया है, हमने 2 अलग अलग केसेस बनाए हैं। अगर दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से पहुंचने वाली वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो उसको आप इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो और हर पार्ट लैम्डा बाय 2 को रिप्रेजेंट करेगा, हर पार्ट अगले पार्ट को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि सारे के सारे पेयर्स हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका मिनिमा बनेगा। और अगर दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से पहुंचने वाली लाइट का पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो तो आप ऑड पार्ट्स के अंदर डिवाइड करोगे, 3 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 7 पार्ट्स,
तो 3 में से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 बच जाएगा। 5 में से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 बच जाएगा। 7 में से 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। यानी कि आपकी किस प्रकार की फ्रिंज मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों हमारी जो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी और कम होती चली जाती है। अब आपको समझ में आ गया क्यों? क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में तो सारी की सारी लाइट कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही थी, लेकिन जब हम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे थे तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से 2 बेचारे डिस्ट्रॉय हो गए थे एक दूसरे से, तीसरा ही पहुंच पाया था। अगर हम उससे अगली इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमने 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, 4 आपस में डिस्ट्रॉय हो गए थे, एक दूसरे से लड़ गए थे, और 5वां वहां पर पहुंच रहा था। तो 5th पार्ट ऑफ एनर्जी वहां पर पहुंच रहा था, यानी कि उसकी इंटेंसिटी और कम हो गई। तो इंटेंसिटी फर्दर कम होती चली जाती है। तो अगर आप कंपेयर करोगे इंटरफेरेंस के फ्रिंज पैटर्न से डिफ्रैक्शन के फ्रिंज पैटर्न को, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। इंटरफेरेंस के केस में हर ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम होती है, ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो स्पेसिंग होता है वो भी लगभग बराबर होता है, जबकि डिफ्रैक्शन के केस में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सबसे ज़्यादा ब्राइट होती है और बाकी जो फ्रिंजेस हैं उनकी ब्राइटनेस धीरे 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 कम होती चली जाती है। स्पेसिंग जो है उसके मामले में भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होती है सबसे ज़्यादा विड्थ वाली होती है, बाकी फ्रिंजेस जो है उनकी विड्थ कम होती चली जाती है। तो ये सारे के सारे डिफरेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में आखिर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें तो हमें समझ में आ गई। अब हमारे हथियार हमें कौन से इकट्ठे करने हैं जो कि न्यूमेरिकल्स करने के अंदर, क्वेश्चंस करने के अंदर हमें काम आएंगे। तो सबसे पहले तो हमसे लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछी जा सकती है। तो अगर आप एक बार इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ से इधर की जो हाइट है वो कितनी है, लैम्डा डी बाई ए, इधर की जो हाइट है वो कितनी है, लैम्डा डी बाई ए, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ लैम्डा डी बाई ए। तो हमारी सेंट्रल मैक्सिमा जो होगी वो कितनी हाइट की हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ लैम्डा डी बाई ए। अगर कोई एंगुलर विड्थ पूछे सेंट्रल मैक्सिमा की, तो हमारा ये वाला जो एंगल था ये कितना था, लैम्डा बाई ए, उतना ही एंगल नीचे बन रहा है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए, मतलब कैपिटल डी को हटा दो, ठीक है ना, तो 2 लैम्डा बाई ए। तो हमारी जो लीनियर विड्थ है वो तो स्क्रीन के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि एंगुलर विड्थ जो है वो स्क्रीन की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, है ना। ये इंटरफेरेंस के केस में भी था, है ना, फॉर्मूला लगभग सेम है। मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। अब ये आया कहाँ से है उसकी डिटेल्स में तो हम नहीं जाएंगे, बट आप इसको ध्यान रख सकते हो। वैसे तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, लेकिन कितनी कम उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो। जैसे इसके अकॉर्डिंग हमारी सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट है अगर, तो फर्स्ट मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पर हम n = 1 रख देंगे, तो 4/9 पाई स्क्वायर टाइम्स आई नॉट आ जाएगी। मतलब सेंट्रल फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है उसके कंपैरिजन में 1/22, देखो कितनी कम हो गई। अगर सेकंड मैक्सिमा के बारे में बात करते हैं तो ये 4/25 पाई स्क्वायर आ जाएगी, यानी कि सेंट्रल फ्रिंज की जो इंटेंसिटी थी उसके कंपैरिजन में 62.5 टाइम्स कम हो गई। इतनी जल्दी जल्दी ड्रॉप होती चली जाती है हमारी इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो ताकि आपको ये वैल्यूज़ जो हैं वो अपने आप क्या हो जाए, याद हो जाए। ये फैक्ट आपको याद हो जाए कि डिफ्रैक्शन के केस में इंटेंसिटी जो है वो ड्रॉप होती चली जाती है, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है हमसे, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 24 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। फाइंड आउट द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा फ्रॉम द सेंटर। तो हमें पता है जो nth मिनिमा हुआ करता था, nth मिनिमा हुआ करता था वो कहाँ पर हुआ करता था, वो n टाइम्स लैम्डा टाइम्स d/a पर हुआ करता था, है ना। तो हमें n की जगह दे रखा है 2, सेकंड मिनिमा के बारे में बात करी जा रही है। हमें लैम्डा कितना गिवन है, हमें लैम्डा कितना गिवन है, अच्छा हमें एंगुलर पोजीशन फाइंड आउट करनी है ना, हमें एंगुलर पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो एंगुलर पोजीशन में तो हम कैपिटल डी यूज़ नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n लैम्डा बाय a। यहाँ पर n हमें दे रखा है 2, लैम्डा हमें दे रखा है कितना 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, है ना। और a साइज हमें कितनी दे रखी है 24 × 10⁻5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का मतलब होता है 24 × 10⁻7 मीटर। सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब तो फॉर्मूला ही लगाना है। तो हमारा एंगल आएगा निकल के n दैट इज 2, लैम्डा दैट इज 6000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 डिवाइडेड बाय a दैट इज 24 × 10⁻7। अब आप बोलोगे सर हमारा तो कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर रहा आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, क्या करें? देखना करेगा, अभी आंसर भी मैच करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो पावर्स को अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 2 से 12 टाइम्स जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 12 से 500 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर -10 है, इस -7 को ऊपर ले जाओगे तो +7 हो जाएगा। +7 और 2 जीरोस 500 के उठा लोगे तो +9 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 5 × 10⁻9 10⁻1 यानी कि 0.5। अब ध्यान रखना 0.5 क्या है ये, तो जो हमने ये निकाला है ना, ये जो हमने एंगल निकाला है ये रेडियंस के अंदर है। किसके अंदर है? रेडियंस के अंदर है। 0.5 रेडियंस जो है वो हमारा आंसर निकल के आया है। अब अगर हमें इसको डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, ये 0.5 उठाएंगे और रेडियंस को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो किसके अंदर आ जाता है? डिग्रीज के अंदर आ जाता है। 0.5 का मतलब हो जाएगा हाफ, हाफ को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा, यानी कि 90 डिवाइडेड बाय 3.14। लगभग हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो हम क्या ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन चलेगी। तो हमसे आंसर डिग्रीज के अंदर मांगा गया था, तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमें रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6280 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 mm। ठीक है, कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन ए स्क्रीन एट डिस्टेंस 9 मीटर। तो अगेन हमें एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछी गई है। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी? ट्वाइस ऑफ लैम्डा अपॉन ए हुआ करती थी। ट्वाइस ऑफ लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा अपॉन ए एंगल ऊपर, लैम्डा अपॉन ए एंगल नीचे। हमारे पास में सारी चीज़ें 2, लैम्डा हमें दे रखा है 6280 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 डिवाइडेड बाय ए, ये कितना दे रखा है हमें? 0.2 mm दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6280 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 2। 0.2 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 से 0.2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.1 बचेगा, ऊपर ले जाओगे तो 10⁻9, ऊपर ले जाओगे तो +3, -9 +3 करोगे तो -6। तो 6280 इंटू 10⁻6 बचेगा, है ना। अब ये हमारा जो आंसर आया वो किसके अंदर आया है? रेडियन के अंदर आया है। हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको? डिग्रीज में। तो 6280 इंटू 10⁻6 डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, पाई का मतलब होता है 6280 इंटू 10⁻6 इंटू 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 3.14।
तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3.14 का पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 314 से ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 10⁻⁻6 10⁻4 यानी कि 10⁻2 बचेगा। तो आपका आंसर आएगा 36 इंटू 10⁻2 यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.36 डिग्रीज। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन से मत घबराना, सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुल रहना। हम नॉर्मली जब SI यूनिट्स को यूज़ करते हैं तो हमारा जो एंगल आता है वो रेडियंस के अंदर आता है। आंसर अगर रेडियंस के अंदर मांगा गया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमें उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। किसी भी एंगल को रेडियंस से डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आप 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको ये फैक्ट सिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो तो आप सब लोग कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6280, ये तो हो गया, बार बार आ गया, ठीक है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट is formed at the focus of lens having focal length 1 meter. The width of the slit is 0.3 mm. ठीक है। If the third, ठीक है, minimum is formed at a distance of 5 mm from the central maximum, calculate the wavelength of light. तो हमें पता है nth minimum जो होता है, nth minima जो होता है वो कहाँ पर बनता है, n टाइम्स लेमडा डिवाइडेड बाय a पर बनता है। हमें n की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, हमें लेमडा पूछा गया है और हमें a कितना दे रखा है, अच्छा लेमडा d टाइम्स a आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन लीनियर वेट की बात कर रहे हैं, लीनियर पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो a हमें कितना दे रखा है 0.3 mm, मिलीमीटर का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर। और यहाँ पर स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हमें नहीं दी हुई, वो इसलिए नहीं दी हुई क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो स्क्रीन है वो स्लिट के जस्ट सामने रखे हुए लेंस के फोकस पर रखी हुई होती है। तो हमें यहाँ पर जो फोकल लेंथ दे रखी है ना, वही बेसिकली किसकी तरह वर्क करेगी, वही बेसिकली डी की तरह वर्क करेगी। और वो हमें कितनी दे रखी है 1 मीटर दे रखी है। बस यही पकड़ना था इस क्वेश्चन के अंदर। अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो इसके अंदर हम रखेंगे n की जगह रख दिया 3, लेमडा हमें निकालना है, कैपिटल D हो गया हमारा 1 मीटर, a हो गया 0.3 इंटू 10⁻³ और जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो दे रखी है 5 mm, तो यानी कि 5 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा आपका 3 से 0.3 कैंसिल आउट हो जाएगा 0.1, तो लेमडा हो जाएगा 5 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। 0.1 को भी आप 1 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हो, यानी कि 10⁻, ऐसे हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷। अगर आप इसको 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिख सकते हो 5000 इंटू 10⁻10, यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। बड़े आसान से क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और बच्चों, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको ये जो सेकंड पार्ट है ना फिजिक्स का, वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे छोड़ के जाते हैं, मैक्सिमम टीचर्स इसको नहीं पढ़ाते। बहुत आसान है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे असली खेल की। हमने डिफ्रैक्शन के बारे में जब शुरुआत में बात करी थी तो हमने बोला था कि हमारी जो फाइनाइट रिजॉल्विंग पावर है वो डिफ्रैक्शन की वजह से होती है। तो रिजॉल्विंग पावर को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है? सो इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन जस्ट बी रिजॉल्व्ड बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा आप दो पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो, तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो कि आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उनकी अलग अलग इमेज बना सके, एक दूसरे से मर्ज होती हुई इमेज ना बनाए। उस मिनिमम डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलेंगे।
तो हमारी जो रिजॉल्विंग पावर होती है ना, वो बेसिकली रेसिप्रोकल होती है ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो अगर हमने लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकाल लिया तो उसका तो जस्ट हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, हमें क्या मिल जाएगी, रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगी। ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की एसआई यूनिट मीटर होती है और रिजॉल्विंग पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर इनवर्स होती है। अगर कोई पूछे तो आप बता देना, ठीक है ना। तो हम दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कम से कम फॉर्मूलाज ध्यान रखेंगे। जैसे हम टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, इस तरीके का कॉन्वेक्स लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली है क्या, ये ओपनिंग ही तो है भाई। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या है, यहां से लाइट एंटर ही तो कर रही है हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, यही तो होता है। तो हमारा डिफ्रैक्शन कब होता था, जब सिंगल स्लिट के अंदर प्लेन वेव फ्रंट एंटर करता था, लेंस के थ्रू एंटर करता था। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे बेसिकली हमारी लाइट एंटर कर रही है एक सर्कुलर ओपनिंग के अंदर और उसके जस्ट आगे क्या रखा हुआ है, लेंस रखा हुआ है। ये तो मान सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो हमने स्लिट के केस में देखा था, पूरा का पूरा एनालाइज करा था हमने कि हमारी जो एंगुलर विड्थ आती है सेंट्रल फ्रिंज की, वो कितनी आती है, ट्वाइस ऑफ लेमडा कैपिटल डी अपॉन ए आती है ना। कैपिटल डी की जगह आप फोकस या फोकल लेंथ भी रख सकते हो, जो सेकंड लेंस आप यूज कर सकते हो। तो आप उसको ट्वाइस ऑफ लेमडा एफ अपॉन ए भी लिख सकते हो। हमने अभी एक न्यूमेरिकल करा था, उसके अंदर हमने ये फैक्ट देखा था, ठीक है ना। ये तब था जब हमारी स्लिट कैसी थी, रेक्टेंगुलर थी। अगर हमारी जो ओपनिंग है वो सर्कुलर है तो हमारा फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, 2 की जगह आ जाता है 1.22, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो हमारी जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगी वो हो जाएगी 1.22 लेमडा एफ डिवाइडेड बाय ए। भाई हमने जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनाई है उसको ही लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्यों माना है, क्योंकि उस रीजन के अंदर अगर आपके दो ऑब्जेक्ट्स की इमेज बन गई तो वो मर्ज हो जाएगी, आप उनको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली आपके दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो उस रीजन से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। किस रीजन से, जो हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाला रीजन है। तब तो हम उन दोनों को क्या कर पाएंगे, जस्ट सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उसी को हमने लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मान लिया। तो हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो जाएगी 1.22 लेमडा एफ अपॉन ए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पर लेमडा लाइट की वेवलेंथ है, एफ ओपनिंग जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ है, और ए यहाँ पर क्या है, आपके लेंस का डायामीटर है। जो ओपनिंग है उसकी साइज है। तो नॉर्मली सर्कुलर ओपनिंग के लिए जो साइज होती है वो डायामीटर की फॉर्म में गिवन होती है, ठीक है ना। तो हमारी जो रिजॉल्विंग पावर होगी वो जस्ट इसकी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें नोटिस कर सकते हो कि हमारी जो रिजॉल्विंग पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है, डायामीटर ऑफ लेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप देख पा रहे हो कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो ए मतलब जो लेंस का डायामीटर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा डायामीटर का आप लेंस यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपको रिजॉल्विंग पावर मिलेगी। इसीलिए हम टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़े अपर्चर वाला लेते हैं। याद आ रहा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था हमने। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों बिल्कुल सिमिलर थे, दोनों में दो दो लेंसेज हुआ करते थे, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता था, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता था, आईपीस बड़ा होता था। और टेलीस्कोप के केस में क्या होता था, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता था और आईपीस छोटा होता था। तो वहां पर मेरे पास इसका जवाब नहीं था कि क्यों ऐसा होता है। टेलीस्कोप के केस में क्यों हम ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका अपर्चर बड़ा रखते हैं। वहां पे हमने सेटिस्फैक्टरी जो आंसर दिया था वो ये था कि हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है उसको कलेक्ट करना है, तो हमारी ओपनिंग उतनी ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। बट अब हमारे पास में एक टेक्निकल आंसर और आ गया कि इससे हमारी रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अल्टीमेटली घूम फिर के अपन बात वही कर रहे हैं। रिजॉल्विंग पावर बढ़ने का मतलब ये है कि बेटर लाइट आपके पास में पहुंच रही है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रख लेना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं टेलीस्कोप के लिए, आपको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर निकालने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है ना। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में बात करें तो वो होती है
होगी तो वैसे वही 1.22 लैम्डा एफ अपॉन डी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने डायामीटर को ए ना लिख के कैपिटल डी लिख दिया, डायामीटर को ए ना लिख के कैपिटल डी लिख दिया, ठीक है ना, और कोई चेंज नहीं है, वही सर्कुलर ओपनिंग है, सारी चीज़ें वैसी की वैसी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं होता, फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। इनफैक्ट जो फोकस है उतनी डिस्टेंस पर होता है ना। तो ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को अपन बोलते हैं बीटा, इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। एक बार वापस से देखो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम फोकस या फोकस से पीछे रखते हैं, तो लिमिटिंग केस में हम कहाँ पर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देते हैं। तो फोकस पर लेंस के द्वारा बनाया गया जो हाफ एंगल है वो क्या कहलाता है, बीटा। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बीटा हो जाएगा। तो ये आपका लेंस हो गया, ये उसका डायामीटर हो गया, ये डिस्टेंस एफ हो गई, ये एंगल बीटा हो गया, ये एंगल बीटा हो गया। यानी कि आपका जो ट्वाइस ऑफ बीटा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डी अपॉन एफ के इक्वल होना चाहिए। तो हमारा जो ट्वाइस ऑफ बीटा है, जिसको आप ट्वाइस ऑफ टेन बीटा भी लिख सकते हो, जिसको आप ट्वाइस ऑफ साइन बीटा भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि बीटा बहुत ही छोटा एंगल है, और छोटे एंगल के लिए अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है कि साइन थीटा या टेन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल मानी जा सकती है, ठीक है ना। और अभी अभी हमने देखा कि वो किसके इक्वल होगा, डी अपॉन एफ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो ये डी अपॉन एफ है, इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हो, तो आपका एक और फॉर्मूला आ जाएगा 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा। भाई 2 साइन बीटा किसके इक्वल है, डी अपॉन एफ, तो एफ अपॉन डी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 साइन बीटा। तो हमने यहाँ पर उसको रिप्लेस कर दिया। तो दोनों फॉर्म में हमें क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूले को ध्यान रखना है। अगर मान लो हम किसी मीडियम के अंदर चले जाते हैं, हमारे माइक्रोस्कोप को लेके, हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में हम एयर ना रख के कोई मीडियम रखते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं उसका मैं पर्पस बताऊंगा। इसको ऑयल इमर्ज्ड ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। क्यों करते हैं उसका मैं पर्पस बताऊंगा। तो उससे हमारी जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू टाइम्स साइन बीटा। तो हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है वो म्यू टाइम्स हो जाती है, म्यू टाइम्स नहीं 1 डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स हो जाती है ना। तो ये कहाँ से आया, तो ये तो हमने देखा ही था ना, हमारा जो ऑप्टिकल पाथ है या जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती थी, 1 डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स हो जाती थी। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को अपने 1 डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स कर दिया, ठीक है ना। अब ऐसा किया क्यों, उसका कारण देखना। अच्छा, हमारी जो रिजॉल्विंग पावर है वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की जस्ट रेसिप्रोकल होती है। तो टांगे ऊपर कर दो, सिर नीचे कर दो, आपको रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगी। अगर मीडियम के अंदर रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो ट्वाइस ऑफ म्यू साइन बीटा ऊपर चला जाएगा और 1.22 लैम्डा नीचे आ जाएगा। अब यहां पर हमने मान लो हमें रिजॉल्विंग पावर बढ़ानी है, तो हमारे पास में क्या क्या हथियार है। हम लैम्डा को छेड़ नहीं सकते, लाइट कौन सी आ रही है हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बीटा को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, बट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे भी तो साइन बीटा की जो वैल्यू है कितनी होगी, 1 होगी, उससे ज़्यादा तो होगी नहीं। तो हमारे पास में एकमात्र तरीका ये है कि हम किसको बढ़ा दें, म्यू को बढ़ा दें। यानी कि हम ऑब्जेक्टिव को किसी ऑयल के अंदर इमर्स कर दें और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ताकि हमारी रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इसलिए ऑयल इमर्स्ड ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया जाता है, ये इसका कारण है। तो फॉर्मूलाज याद रख लेना, न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पर आएंगे। तो हमें दोनों चीज़ें समझ में आ गई, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है वो भी समझ में आ गया, और हमें रिजॉल्विंग पावर भी समझ में आ गई, ठीक है ना। क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपसे बोला गया है, अज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज डायमीटर ऑफ 2 मीटर। तो सबसे पहले टेलीस्कोप के बारे में बात करी जा रही है। तो टेलीस्कोप की जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन थी वो हुआ करती थी 1.22 लैम्डा, ठीक है। अज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। और आप नोटिस करो हमारा जो आंसर है वो किसके अंदर मांगा गया है, रेडियंस के अंदर मांगा गया है। मतलब हमें एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन देनी है ना।
तो हम वो जो कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करते थे उससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, हमें एंगल की फॉर्म में देनी है। तो ये हो जाएगा 1.22 लैम्डा, कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें एंगल की फॉर्म में देना है। तो 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए, ये हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.22, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 600 नैनोमीटर 10⁻⁹, और हमारी जो साइज़ है वो है कितनी, 2 मीटर। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज़ डायमीटर ऑफ 2 मीटर। तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.61 आ गया, है ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 61 हो जाएगा, मतलब 6, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ गया, इंटू 10⁻⁹, है ना। अगर आप 100 से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3.66 × 10⁻⁷ रेडियंस। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है ये किस फॉर्म में मांगी गई है हमसे, एंगुलर की फॉर्म में मांगी गई है ना। अगर लीनियर मांगी जाती तो हमें डिस्टेंस भी दी जाती, फोकल लेंथ भी दी जाती, बट वो नहीं दे रखी, तो हम वैसे भी समझ गए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, इस साल ही पूछा गया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम एक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आ चुके हैं। अभी तक हम लाइट को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रेवल करते हुए ऑब्जर्व करते थे। अब हमें पता पड़ गया कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है और वो डिफ्रैक्ट भी होती है, वो कॉर्नर्स पर बैंड भी होती है, लाइट बीम जो है वो स्प्रेड भी होती है। तो हम किस हद तक लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है वो यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, है ना। हमारी वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो हमें इतना तो पता है कि ड्यू टू डिफ्रैक्शन लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाती है, कितना एंगल, लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। अगर हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो वो एक तरफ कितना एंगल स्प्रेड हो जाती है, लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। अब जब आप किसी डिस्टेंस पर चले जाओगे, जैसे आप कैपिटल डी डिस्टेंस पर चले जाते थे, तो जो लीनियर स्प्रेड आता था वो कितना आता था, लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी डिवाइडेड बाय ए आता था। तो अगर आप किसी भी डिस्टेंस पर चले जाओगे, जैसे सपोज करो आप डिस्टेंस है जेड एफ, मैंने नाम रखा है बस इसका जेड एफ, ठीक है ना। अगर आप इस डिस्टेंस पर चले जाओगे तो जो साइज होगी, जो लीनियर साइज होगी आपकी स्प्रेड की, वो कितनी हो जाएगी, जेड एफ टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। अब आपने एक क्राइटेरिया बनाया कि यार ये जो लीनियर स्प्रेड हो रहा है, ये अगर हमारे ऑब्स्टेकल की साइज या ओपनिंग की साइज के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तो हम मानेंगे कि भाई साहब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, अब लाइट को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करते हुए नहीं अज्यूम किया जा सकता। अब जो रे ऑप्टिक्स है उसके कंसेप्ट लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि क्लियरली लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बेंड हो चुकी है। तो ये हमने बनाया क्राइटेरिया। तो हमने एक डिस्टेंस तय करी जिस तक जाने में आपका जो लीनियर स्प्रेड है वो ओपनिंग के साइज के इक्वल हो जाता है। तो वो डिस्टेंस घूम फिर के कितनी निकल के आती है, ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अलग प्रकार का डिफ्रैक्शन हमें शो किया था, उनके नाम पर हमने इस डिस्टेंस का नाम रखा है। तो आपको कोई भी गिवन वेवलेंथ दे दी जाती है और आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो उसकी साइज़ दे दी जाती है, तो आप एक डिस्टेंस निकाल सकते हो और आप कह सकते हो कि उस डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट लागू किए जा सकते हैं। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस अप टू विच द लाइट कैन कंसिडर्ड टू बी ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चंस देखते हैं। हमसे पूछा गया है फॉर व्हाट डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज वैलिड इफ द अपर्चर इज 3 mm एंड द वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ए हमें कितना दे रहेगा 3 mm, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻⁶ हो जाएगा। 3 mm का मतलब होगा 3 × 10⁻³ मीटर। लैम्डा 500 नैनोमीटर, तो 500 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई 5 10⁻⁷, ऊपर जाएगा इंटू 10, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 18 मीटर। तो 18 मीटर तक
आप आसानी से रे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट जो है वो 18 मीटर तक तो बिल्कुल एक स्ट्रेट बीम के अंदर ट्रेवल करेगी, मतलब उसका जो स्प्रेड होगा वो बहुत ही कम होगा। फिर उसके बाद में स्प्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, फिर आप उसको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करता हुआ नहीं अज्यूम कर पाओगे, ठीक है ना। लास्ट कंसेप्ट अगर हम करें डिफ्रैक्शन के बारे में, तो इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। दोनों में ही फ्रिंज बनती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला डिफरेंस तो ये होता है कि इंटरफेरेंस के अंदर केवल और केवल दो वेव सोर्सेज होते हैं, केवल और केवल दो सोर्सेज होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं और फ्रिंज पैटर्न बनाते हैं। जबकि डिफ्रैक्शन के केस में हमारे इनफाइनाइट वेव्स होते हैं, हर पॉइंट अपनी अलग अलग वेव निकालता है ना, फ्रॉम इनफाइनाइट सोर्सेज, दे सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर एंड दे फॉर्म द फ्रिंज पैटर्न। इंटरफेरेंस के अंदर दो स्लिट्स होती हैं, दो सोर्सेज होते हैं, दोनों से निकलने वाली जो लाइट है वो फ्रिंज पैटर्न बनाती है। और डिफ्रैक्शन के अंदर एक स्लिट होती है, उसका हर पॉइंट एक अलग सोर्स की तरह बिहेव करता है, हर सोर्स से अपनी अपनी लाइट निकलती है, वो सुपर इम्पोज होती है और डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन फ्रिंज पैटर्न बनाती है, ठीक है ना। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, इंटरफेरेंस के अंदर सारी की सारी जो फ्रिंजेस होती हैं वो सेम विड्थ की होती है, सेम इंटेंसिटी वाली होती है। जबकि डिफ्रैक्शन के अंदर हमने देखा था कि सेंट्रल फ्रिंज जो है उसकी विड्थ मैक्सिमम होती है, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और फिर जैसे जैसे आप आगे चले जाते हो वैसे वैसे इंटेंसिटी ड्रॉप होती चली जाती है। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट जब आप डबल स्लिट इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हो ना, तो हर स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बनता है ना, लेकिन वो हमें नज़र क्यों नहीं आता, वो डिपेंड करता है किस बात के ऊपर कि हमने स्लिट्स की साइज कैसी ली है। तो अगर मान लो आप अगर बात करना चाहो इस चीज के बारे में, ठीक है ना, तो जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस जो होता है उसके केस में हमारी जो विड्थ होती है इंटरफेरेंस के केस में वो कितनी होती है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी होती है। ये तो कौन सा वाला केस है, इंटरफेरेंस वाला केस है ना। और डिफ्रैक्शन वाले केस में हमारी जो फ्रिंज बनती है वो कितनी होती है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय ए। ए यहां पर स्लिट की साइज है। तो जो एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही है ड्यू टू डिफ्रैक्शन, उसमें कितनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होंगी, अगर कोई हमसे ये पूछे तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे नंबर ऑफ आई फ्रिंज, ठीक है, ये कलर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा यहां पर, तो मैं दूसरा कलर यहां पर यूज कर लेता हूं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इनसाइड डिफ्रैक्शन फ्रिंज, जो डिफ्रैक्शन की वजह से ये जो सेंट्रल ब्राइट, ये वाली जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही है ना, ये वाली, इसके अंदर कितनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होगी, अगर कोई आपसे ये पूछे तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आप सिंपली क्या करोगे, डिफ्रैक्शन की वजह से जो फ्रिंज बन रही है उसको इंटरफेरेंस की वजह से बनने वाली फ्रिंज से डिवाइड कर दोगे, तो लैम्डा और डी कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली आ जाएगा आपका डी अपॉन ए। तो अगर इस d की जो वैल्यू है वो a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, मतलब हमारी स्लिट्स की साइज बहुत कम हो, और साथ ही साथ में स्लिट्स के बीच का गैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो, तब तो हम देखेंगे कि हमारी जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब हमें केवल और केवल इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा काफ़ी दूरी तक। वहीं पर अगर इसका उल्टा काम हो गया, स्लिट्स के बीच का गैप कम कर दोगे और स्लिट्स की साइज बढ़ा दोगे आप, तो फिर आपके सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के अंदर जो नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होंगी वो बहुत कम हो जाएगी। आपको फिर जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो कौन सा वाला दिखाई देगा, डिफ्रैक्शन दिखाई देगा। तो सिंगल स्लिट की वजह से तो डिफ्रैक्शन होता ही होता है, डबल स्लिट इंटरफेरेंस के केस में भी डिफ्रैक्शन होता है,
बट वो हमें इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि हम स्लिट्स की साइज़ बहुत छोटी रखते हैं और स्लिट्स के बीच का जो गैप होता है वो उनकी साइज़ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। तो हमारी जो डिफ्रैक्शन की वजह से ब्राइट फ्रिंज बन रही होती है ना, वो बेसिकली बहुत सारी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को अपने अंदर समाये हुए होती है, तो हमें दिखती नहीं है वो, हमें तो केवल और केवल इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है ना। तो ये चीज़ जो है, अगर आपका डी ए के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा ना, तो ये चीज़ आगे स्प्रेड हो जाएगी, फिर इस तरीके की बनेगी ये ऐसी, फिर यहाँ तक आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है वो नज़र आएगी। जब आप और बढ़ा दोगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि क्या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो है वो डबल स्लिट इंटरफेरेंस के केस में भी होता है क्या? ज़रूर होता है। सिग्निफिकेंट वो इसलिए नहीं होता क्योंकि स्लिट्स की जो साइज़ होती है वो उन दोनों के बीच के गैप के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। ये आपको जवाब मिल चुका है, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये पूरा का पूरा डिफ्रैक्शन का खेल जो है वो हमने ख़त्म किया है। अब हमारे इस चैप्टर का बिल्कुल आखिरी टॉपिक है और उसका नाम है पोलराइजेशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन के बारे में। देखो, पोलराइजेशन के बारे में सबसे पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। किस तरीके की वेव? ट्रांसवर्स वेव्स के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। अब आप पूछोगे सर ट्रांसवर्स वेव्स कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कैसी होती है अगर आप ये पूछोगे, तो इसके अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस जो होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव के। पहली बात तो ये समझो, दो तरीके की वेव्स होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और एक ट्रांसवर्स वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है जो आपके वाइब्रेशन हो रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में हो रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपगेट हो रही है। जैसे साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जब मैं बोल रहा हूं तो जो एयर के अंदर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उसी डायरेक्शन में हो रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव जो है वो प्रोपगेट हो रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए कभी भी पोलराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसमें वेव प्रोपगेशन एक डायरेक्शन में होता है और वाइब्रेशंस जो है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, तब हम उस वेव को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन नाम का जो इफेक्ट है वो केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ध्यान रखना, हमारी जो लाइट है, ठीक है, इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अंदर जो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, ठीक है, जैसे वेव प्रोपेगेशन आपकी इस डायरेक्शन में है ना, वेव प्रोपेगेशन आपकी इस डायरेक्शन में है और वाइब्रेशंस जो होते हैं वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। वाइब्रेशंस जो होते हैं वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं जरूरी नहीं है वो ही हो, किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है। तो अभी तो मैंने प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ड्रॉ करी है, हो सकता है प्लेन से ऊपर उठते हुए और प्लेन से नीचे जाते हुए डायरेक्शन में भी हो जाए, तो उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो यहां पे केवल और केवल मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो किसी भी डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में आपके वाइब्रेशंस हो सकते हैं, तो इस प्रकार की जो वेव है वो कहलाती है आपकी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो हमारी लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इस बात का हमें कैसे पता चला? पोलराइजेशन के थ्रू पता चला। लाइट पोलराइजेशन शो करती है, इससे हमें कंफर्म हो गया कि लाइट कैसी वेव होनी चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला फैक्ट तो हमें पोलराइजेशन के बारे में ये ध्यान रखना है। अच्छा, वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रहे हो,
ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड वेव। जैसे अभी जो मैंने ड्रॉ करी है ये एक नॉन या कह सकते हो अन, दोनों वर्ड यूज होते हैं, पोलराइज्ड वेव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशन जो है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो रहे हैं। जबकि अगर मैं इस तरीके की वेव ड्रॉ करता जिसके अंदर वाइब्रेशन एक प्लेन के अंदर ही होते, जैसे मैंने बोल दिया कि बस केवल और केवल इस प्लेन के अंदर ही हो रहे हैं वाइब्रेशन, केवल और केवल इस प्लेन के अंदर ही हो रहे हैं वाइब्रेशन, या फिर मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करता, ये वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होगी और मैं बता देता कि केवल और केवल वाइब्रेशन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाती? हमारी प्लेन पोलराइज्ड वेव कहलाती। ठीक है, तो हमने साथ के साथ ये भी सीख लिया कि एक अनपोलराइज्ड वेव को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, और हमने ये भी सीख लिया कि एक प्लेन पोलराइज्ड वेव को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो क्या क्या बातें हमें पता पड़ गई? पोलराइजेशन केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव के लिए एप्लीकेबल होता है ना। लाइट एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसलिए पोलराइजेशन शो करती है। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसलिए उसके लिए कोई पोलराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में है तो नॉन पोलराइज्ड वेव है, और अगर आप उसको किसी एक प्लेन के अंदर कंस्ट्रेन कर दोगे, बांध दोगे कि इस प्लेन के अलावा तुम कहीं भी और वाइब्रेट नहीं कर सकते, तो फिर आपकी वेव पोलराइज्ड हो जाएगी, उसको अपन प्लेन पोलराइज्ड वेव कहेंगे। अभी जो पोलराइजेशन करने का काम है ये बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, बट हमें दो प्राइमरी मेथड्स के बारे में अच्छे से सीखना है। तो सबसे पहला मेथड जो हम सीखेंगे वो होगा हमारा, ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है बाय यूज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारी ये सपोज करो एक इंटरफेस है जो कि दो मीडियम को क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है। ठीक है, तो लाइट जो है वो इस के ऊपर इंसिडेंट होती है। अभी जो ये लाइट है वो कैसी है, वो एक नॉन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, नॉन पोलराइज्ड को हम कैसे शो करते थे, हम प्लेन के अंदर भी वाइब्रेशन दिखाते थे, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन दिखाते थे, है ना, इस तरीके से हम ड्रॉ करते थे। अब क्या होगा कि अगर हम इसको किसी एक ऐसे पर्टिकुलर एंगल के ऊपर इंसिडेंट करवाएं, देखो हर एंगल के ऊपर ये चमत्कार नहीं होगा, हम इसको किसी एक ऐसे पर्टिकुलर एंगल के ऊपर इंसिडेंट करवाएं कि ये रिफ्लेक्ट भी हो जाए पार्शियली और रिफ्रैक्ट भी हो जाए। देखो पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन हमेशा होता है। जब आप पानी से भरे हुए बर्तन के अंदर अपना थोबड़ा देखते हो तो आपको नीचे पैंदा भी दिखाई देता है, मतलब लाइट पानी के अंदर भी चली गई, रिफ्रैक्शन भी हुआ है, और आपको आपका रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो हमेशा जब किसी सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट स्पेशल केस क्या होगा कि इस केस में हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है, और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी, अब ये डायग्राम मेरे को थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करना चाहिए।
ठीक है। तो नाउ दिस एंगल इज वेरी स्पेशल। वाई दिस एंगल इज वेरी स्पेशल, लेट अस टॉक अबाउट इट। इस एंगल पे क्या होता है, हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ये तो हमारी कौन सी वाली वेव हो गई, रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। ये रिफ्रैक्टेड वेव के कंपैरिजन में, रिफ्रैक्टेड वेव के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, जस्ट परपेंडिकुलर हो जाती है, जस्ट परपेंडिकुलर हो जाती है। तो एक खास एंगल एग्जिस्ट करता है जिस पर पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, बट जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इस एंगल पर अगर आप किसी अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करवा देते हो तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो हमेशा पोलराइज्ड होती है। और किस तरीके से पोलराइज्ड होती है, जो ये वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होंगे वो खत्म हो जाते हैं, केवल और केवल कौन से रह जाएंगे, आपके डॉट्स वाले वाइब्रेशंस रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टेड जो वेव होती है वो अभी भी आपकी अनपोलराइज्ड होती है, उसके अंदर आप दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस शो करना। ठीक है। तो ये जो एंगल है ये बड़ा ही खास एंगल है। तो ये हमारी लाइट जो है वो क्या हो चुकी है, पोलराइज्ड हो चुकी है। तो इस खास एंगल को बोला जाता है ब्रूस्टर एंगल। क्या बोलते हैं अपन इसको, ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। तो हमने देखा ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, आई बी के इक्वल हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये आर के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज हमें नजर आई कि 90 प्लस आई बी प्लस आर किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। मतलब आर जो है वो हो जाना चाहिए आपका 90 माइनस आई बी के इक्वल। ठीक है। और हमें पता है कि साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। तो म्यू टू मतलब मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू वन मतलब नॉर्मली एयर। साइन आई की जगह तो अपन रख सकते हैं आई बी जो हमारा खास एंगल है, और आर की जगह हम इस केस में रख सकते हैं 90 माइनस आई बी। 90 माइनस आई बी का मतलब कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाय टेन आई बी, सॉरी कॉस आई बी हो गया। और साइन डिवाइडेड बाय कॉस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, टेन आई बी आ जाएगा। तो आपका जो ये ब्रूस्टर एंगल है वो टेन इनवर्स म्यू के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स म्यू के इक्वल होता है। तो अब ध्यान रखना, दो तरीके के एंगल हो गए आपके जो कि खास बन जाते हैं। एक तो आपका क्रिटिकल एंगल था जो कि हमने TIR के अंदर पढ़ा था। उस क्रिटिकल एंगल के लिए हमने देखा था कि साइन ऑफ IC 1/म्यू के इक्वल होता है। मतलब IC जो था वो साइन इनवर्स 1/म्यू के इक्वल होता है। और एक हम यहां पर देख रहे हैं जिसको हम ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, ये 10 इनवर्स म्यू के इक्वल होता है। तो ब्रूस्टर एंगल और क्रिटिकल एंगल दोनों ही मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, दोनों ही मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, when light is incident at an angle 30 degree, it is partially reflected and partially refracted। और क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर। तो आपको समझ में आ गया कि कौन से वाले केस की बात करी जा रही है। तो आपसे बोला जाएगा फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
क्रिटिकल एंगल एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। क्वेश्चन समझो पहले। कोई मीडियम है, एयर से लाइट उसके अंदर एंटर कर रही है, 30 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट करना चाह रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाती है, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्टेड रे आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो आपको हिंट पकड़ में आ गया कि आपको जो ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है ये बेसिकली क्या है, आपका ब्रूस्टर एंगल है। तो तुरंत आपको म्यू निकालना आ गया। आपको पता था tan ऑफ IB जो होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है। tan ऑफ IB जो होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है। इसको 60 डिग्री कर लो, थोड़ा क्वेश्चन है ना रियलिस्टिक बन जाएगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होती है। ठीक है ना, तो इसको 60 डिग्री कर लो। ठीक है, तो हमें जो ये 60 डिग्री एंगल दे रखा है ये ब्रूस्टर एंगल है, और हमें पता पड़ गया ब्रूस्टर एंगल के लिए tan ऑफ ब्रूस्टर एंगल जो होता है वो म्यू के इक्वल होता है। तो म्यू हमें पता पड़ जाएगा कितना आ जाएगा, tan ऑफ 60 डिग्री यानी कि √3 यानी कि 1.732। पहला काम तो हमारा हो गया। अब हमें पता है क्रिटिकल एंगल जो होता था वो किसके इक्वल हुआ करता था, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय म्यू, यानी कि साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय √3 के इक्वल हो जाएगा। तो जो भी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी हम इसको यहां तक छोड़ देंगे। और जो स्पीड इन मीडियम होती है वो हम म्यू से निकालेंगे। म्यू किसके इक्वल हुआ करता था, स्पीड इन वैक्यूम यानी कि 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम। तो यहाँ से स्पीड इन मीडियम हमें मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय √3 यानी कि √3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे रिलेट करवाया जा सकता है किस किस को, क्रिटिकल एंगल को और ब्रूस्टर एंगल को और स्पीड ऑफ लाइट को, क्योंकि ये सब घूम फिर के आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ये तो पहला मेथड हो गया पोलराइज करने का। जो दूसरा मेथड है, जो हमारा दूसरा वाला मेथड है, उसको उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर हम यूज करते हैं पोलरॉइड्स। ठीक है, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, पोलरॉइड्स यूज करते हैं। अब ये क्या होती है, एक डिवाइस होती है। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर निकोल प्रिज्म भी हो सकता है, टॉम्यूलिन क्रिस्टल भी हो सकता है। ठीक है ना, बेसिकली क्या होता है कि अंदर जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से होती है, वो लाइट के साथ कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट करती है कि वो एक तरीके के वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फाइनली जो लाइट बाहर निकलती है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। तो ये एक डिवाइस होती है जो लाइट को पोलराइज करने का काम करती है। ठीक है ना, इसको नॉर्मली ऐसे हेक्सागन के फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ऐसे हेक्सागन के फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है। तो अगर इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है जो कि अनपोलराइज्ड है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है जो कि कैसी है, अनपोलराइज्ड है, तो ये क्या कर देगा, इसको जो भी इसका गिवन एक्सिस होता है, तो जैसे ये वाला एक्सिस है, तो ये इसको इस एक्सिस के अलोंग क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। तो डॉट्स जो है वो सारे खत्म हो जाएंगे, केवल और केवल कैसे रहेंगे, आपके इस तरीके के वाइब्रेशंस रहेंगे। ठीक है, यहां पर अगर इंटेंसिटी आपकी I0 है तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, आपकी I0 डिवाइडेड बाय 2 हो जाती है। लगभग आधी लाइट एनर्जी इसने क्या कर दी, ब्लॉक कर दी, और केवल जो बाहर निकल रही है लाइट वो प्लेन पोलराइज्ड है और उसकी इंटेंसिटी केवल और केवल कितनी रहेगी, आधी रहेगी। अब आप ये चेक करने के लिए कि क्या ये लाइट वाकई ही पोलराइज हो चुकी है, आप एक और पोलरॉइड यूज करते हो जिसको हम नॉर्मली एनालाइजर बोलते हैं, और इसकी जो एक्सिस होती है वो हमारी पोलराइज्ड लाइट के एक्सिस से कितने एंगल पर होती है, थीटा एंगल पर होती है। अब इस थीटा एंगल की डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहां पर जो लाइट निकलेगी ना वो होगी तो पोलरॉइड, होगी तो पोलराइज्ड लाइट होगी, बट उसकी जो इंटेंसिटी होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, इनपुट इंटेंसिटी यानी कि I0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा।
जो भी आप यहां से इनपुट इंटेंसिटी डाल रहे हो, जो भी आप यहां से इनपुट इंटेंसिटी डाल रहे हो और यहां से जो आउटपुट इंटेंसिटी आ रही है, उन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि आउटपुट इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा इनपुट इंटेंसिटी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। अगर आप थीटा की जगह 90 रख दोगे, मतलब पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो हमारे पोलरॉइड के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन से 90 डिग्री पर है, तो आपकी जो बाहर लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। और अगर थीटा 0 होगा, यानी कि दोनों के एक्सिस एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो जो बाहर लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, उतनी हो जाएगी जितनी आपने अंदर डाली थी। तो आप एनालाइजर को जब घुमाओगे ना, तो आपको एक पर्टिकुलर एंगल पर तो मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी, तो आपको पता पड़ जाएगा कि हमारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए, और उसके 90 डिग्री घुमाओगे तो आपको बिल्कुल डार्कनेस दिखाई देगी। ठीक है, सारी की सारी लाइट जो हो चुकी होगी वो ब्लॉक हो चुकी होगी। तो इसको कि आपकी जो आउटपुट इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वो इनपुट इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। इसको अपन बोलते हैं मेलिस लॉ। क्या बोलते हैं अपन इसको? मेलिस लॉ बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको बता देता हूं। मान लो आपने जो इंटेंसिटी थी डाली थी वो आई थी, उसको आपने पहले पोलराइजर से गुजारा, फिर उसको आपने दूसरे पोलराइजर से गुजारा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है, और आपकी आउटपुट इंटेंसिटी मिली आपको I0 डिवाइडेड बाय 16। कितनी मिली? I0 डिवाइडेड बाय 16। 16 की जगह 8 कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। बड़ी आसानी से कर देंगे। हमें पता है जब फर्स्ट टाइम हम किसी अनपोलराइज्ड लाइट को, ये कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट है। तो हमें पता है कि जब किसी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलरॉइड से गुजारा जाता है तो इंटेंसिटी जस्ट कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। अब आप पोलराइज्ड लाइट को किसी पोलरॉइड के अंदर डाल रहे हो और एंगल कितना है? थीटा है, तो मेलिस लॉ अप्लाई होगा। यहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? इनपुट इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और आपके हिसाब से ये इंटेंसिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? I0 डिवाइडेड बाय 8। आई से मतलब I0 की जगह आई कर लो, या इधर I0 कर लो, ठीक है ना। तो I0 से I0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा आ गया आपका 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 60 डिग्री आ जानी चाहिए। तो दोनों पोलरॉइड्स की जो एक्सिस है उसके बीच में एंगल कितना था? 60 डिग्री था, तब जाके आपका ये सिनेरियो पैदा हो रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पोलराइजेशन के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए तो काफ़ी है यार, इतना हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने डिफ्रैक्शन पढ़ लिया, हमने पोलराइजेशन पढ़ लिया। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो हमेशा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने इस सिंगल वीडियो को देख लिया ना और इसको अच्छे से समझ लिया, और ऑब्वियसली आपको समझ में तो आ ही गया होगा, तो आप कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको गलत नहीं करके आओगे। कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डे के वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।